तो हम बात करने वाले हैं आज कक्षा 10वीं में संघवाद की कि यह बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। लगभग यह परीक्षा में 3 से 4 अंक का पूछा जाता है। तो संघवाद में हम यदि बोर्ड के आधार पर इसको 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले, हो सकता है इसमें 1 अंक का एक ऑब्जेक्टिव और 3 अंक का एक प्रश्न पूछ ले, हो सकता है 4 अंक का प्रश्न पूछ ले, इसलिए हमें पूर्ण रूप से तैयारी करनी होगी। तो आइए हम बात करते हैं पहले संघवाद के वस्तुनिष्ठ की। तो पहला है कि बेल्जियम में एकात्मक शासन के स्थान पर है। बेल्जियम में एकात्मक शासन के स्थान पर कौन सा शासन अपनाया गया? तो वो अपनाया गया संघीय शासन। कौन सा अपनाया गया? संघीय शासन। शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है। जहाँ पर शासन व्यवस्था में एक स्तर होता है उसे कौन सा शासन कहते हैं? एकात्मक शासन कहते हैं। एक स्तर में होता है वो एकात्मक शासन कहलाता है। ठीक है, श्रीलंका में कौन सी शासन व्यवस्था है? प्रश्न आ सकता है खालिस्तान में, सही विकल्प में कि श्रीलंका में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो श्रीलंका में कौन शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। दूसरी बात करते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा जो है संघ कितने भागों में बांटा गया? 3 सूचियां बनाई गई। तो संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं? संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं? तो रक्षा, ठीक है, बैंकिंग और संचार। कौन कौन से हैं? रक्षा, बैंकिंग और संचार। राज्य सूची में कौन से विषय हैं? पुलिस, व्यापार और वाणिज्य। कौन से हैं? पुलिस, व्यापार और वाणिज्य। समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची में विवाह, भोज प्रथा, ठीक है, और शिक्षा, ये समवर्ती सूची के। ठीक, उसके बाद ये आता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा कौन करता है? वो क्या क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। ठीक है, 2 से अधिक स्तर वाली सरकार संघीय व्यवस्था होती है। ठीक, सरकार के अधिकारों की व्यवस्था न्यायालय करता है। ठीक, और नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उसको क्या कहते हैं? महापौर या सभापति। नगर निगम जो होता है ना, जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है 10 लाख से ऊपर, उसे क्या कहते हैं? महापौर या सभापति। ठीक है, और वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा का कदम उठाया, कब उठाया था? 1991 में। ठीक है, विकेंद्रीकरण कब हुआ था? 1991 में। तो ये थे वस्तुनिष्ठ। अब हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो 3 और 4 अंक के आने की संभावना है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि संघीय शासन की विशेषता लिखिए। संघीय शासन की विशेषता लिखिए। तो हम इस प्रश्न को कैसे समझे? देखिए, पॉइंट में मैंने लिखा है कि 2 स्तर की सरकार, या हेडिंग बनाएंगे इस प्रकार से और ऐसा अंडरलाइन करेंगे। लिखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है राज्य अलग। ठीक है, संघीय शासन की विशेषता है कि राज्य अलग, राज्य का अपना संविधान होता है, राज्य की अपनी शक्तियां होती है। तीसरा आता है विषयों का विभाजन। ठीक है, तो क्या होता है? संघीय शासन की विशेषता है कि विषयों का विभाजन होता है। जैसे मैंने आपको 3 विषय बताए थे, कौन कौन से? संघ, राज्य और समूह, 3 विषय। उसके बाद जिम्मेदार नहीं, राज्य क्या होता है? केंद्र राज्य पर जिम्मेदार नहीं होती। तो ये थी कौन सी? संघीय शासन की विशेषता। उसके बाद आता है एकात्मक शासन की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो सेम इसी का उल्टा ये भी प्रश्न आ सकता है कि संघात्मक और एकात्मक शासन की विशेषता लिखिए, या ये प्रश्न आ सकता है कि एकात्मक शासन की विशेषता लिखिए। तो हमें कम से कम 3 और 4 विशेषता याद होना चाहिए। तो एक स्तर की सरकार होती है। ठीक है, लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? संख्या बढ़ा कि एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें एक स्तर की सरकार होती है। फिर लिखेंगे केंद्र प्रमुख। एकात्मक शासन की विशेषता है कि इसमें केंद्र प्रमुख होता है।
ठीक है। फिर विषयों का विभाजन नहीं होता, हेडिंग डालेंगे कि एकात्मक शासन में विषयों का विभाजन नहीं होता। फिर जिम्मेदार नहीं, ठीक है, केंद्र सरकार एकात्मक शासन में क्या होती है, जिम्मेदार होती है। केंद्र सरकार एकात्मक शासन में जिम्मेदार होती है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्थानीय शासन 1992 के पूर्व की विशेषता। हमारे यहाँ पर पंचायती राज जो आया था 1994 के लगभग आया था। तो हमने 1992 के पहले जो स्थानीय सरकारें होती थी, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तो इसके पहले इनकी क्या विशेषता है, ये प्रश्न पूछा गया। तो प्रश्न ये कि स्थानीय सरकार में पहले चुनाव नहीं होते थे, ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं होते थे, गांव का पटेल जो होता था वही मुखिया होता था, वही सरपंच का काम करता था। क्लियर हो गया पहला, ठीक है, गांव का मुखिया, चुनाव नहीं होते थे, ठीक है। दूसरा, जब चुनाव नहीं होते थे तो ग्राम पंचायत नहीं बनी थी, दूसरा पंचायत का गठन नहीं हुआ था, तीसरा पंचायत को आय प्राप्त नहीं होती थी, भाई आय के स्रोत कोई नहीं थी, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1992 स्थानीय शासन की विशेषता। अब अगला प्रश्न है भाषाई राज्यों का गठन क्यों हुआ था, ठीक है। तो भाषाई राज्यों का गठन, जैसे संविधान में कितनी भाषा है, 22 भाषाओं को मान्यता है, ठीक है। अब पॉइंट बनता है कि एक भाषा, पूरे देश में राष्ट्रभाषा एक, भारतीय संविधान में पूरे देश की राष्ट्रभाषा, पूरे देश की राष्ट्रभाषा एक मानी गई है। कौन सी है, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। राजभाषा, प्रत्येक राज्य की अपनी राजभाषा है, प्रत्येक राज्य की अपने राज्य, जैसे महाराष्ट्र की मराठी, मध्य प्रदेश की हिंदी, गुजरात की गुजराती, तो गुजराती उनमें अपनी अपनी राजभाषा में शासकीय कार्य किए जाते हैं, ठीक है। प्रशासन आसान, ठीक है। इसमें क्या राज्य भाषाएं होने के कारण क्या होता है कि जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं तो वहाँ मराठी भाषा में पत्राचार होता है, तो प्रशासन को आसानी से प्राप्त समाचार पता हो जाता है। और मजबूत लोकतंत्र, तो यहाँ पर क्या होता है, विभिन्नता होते हुए भी एकता विद्यमान होती है, इसलिए मजबूत लोकतंत्र होता है। तो आज हमने महत्वपूर्ण इस अध्याय से 4 प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़े। संघीय शासन की विशेषता, एकात्मक शासन की विशेषता, ठीक है, दूसरा स्थानीय शासन 1992 के पूर्व की विशेषता, और भाषाई राज्यों में गठन क्यों हुआ, इसके बारे में हमने पढ़ा। आप इसको अच्छे से सुनेंगे और जो प्रश्न आपके याद हुए हैं उसको नोटबुक में लिखेंगे।